हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। उसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर राइट्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोपरा। उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूरा नाम क्या है? तो कोपरा की फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये कोपरा की फुल फॉर्म है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये पारित हुआ था 1986 में। कब पास किया गया? 1986 में पास किया गया था। और ये किस लिए था? उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए। जो भी कंज्यूमर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए ये नियम बनाया गया था। और इसको अभी रिप्लेस कर दिया गया है, नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 में, उसके द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है? 2019 में पास हुआ है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कोपरा का फुल फॉर्म कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट वर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष विक्रय नियम 2021 किस तारीख को लागू किए गए हैं? तो ये लागू किए गए हैं 28 दिसंबर 2021 को। कब लागू किए गए? 28 दिसंबर 2021। इसके बाद अगला प्रश्न है, द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा इन द फॉर्मर प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ इन 1688। कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1688 में पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में पहली बार नगरपालिका निगम की स्थापना की गई। तो इसमें यह पूछ रहा है कि भारत के कौन से शहर में सबसे पहले नगरपालिका निगम की स्थापना हुई थी 1688 में? तो ये हुई थी मद्रास में। कहाँ पे हुई थी? मद्रास में, 1687-88 में। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले स्थानीय निकायों की जो स्थापना है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मद्रास शहर से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही है? तो संघीय प्रणाली या फेडरल सिस्टम क्या होता है? जिसमें दो से अधिक सरकार, यानी कि केंद्र में अलग सरकार हो और प्रांतों में अलग सरकार हो, द्वैत सरकार का कंसेप्ट होना चाहिए, उससे हम क्या कहेंगे? संघीय प्रणाली। तो इसमें क्या हो जाएगा? ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैत सरकार। जबकि ये संसद के निचले सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, तो ये तो संघीय प्रणाली की कोई विशेषता नहीं है। संसद के ऊपरी सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, तो ये भी नहीं है। और ना ही जो है ड्यूअल सिटीजनशिप है। संघीय प्रणाली का अच्छे से डिस्क्राइब करता है ड्यूअल गवर्नमेंट, द्वैत सरकार, कि केंद्र में अलग सरकारें होनी चाहिए और राज्यों में अलग सरकारें होनी चाहिए और उनके पास शक्तियों का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वो बताता है फेडरलिज्म को। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन ओनली यूनियन लेजिस्लेचर मेक लॉज। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में केवल संघीय विधायिका कानून बना सकती है? तो ये जो 4 सब्जेक्ट दिए हैं उनमें से कौन सा एक सब्जेक्ट है जिस पर केवल हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कानून बना सकती है? तो सबसे पहले हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट बताई गई हैं। कितनी बताई हैं? 3 लिस्ट। पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और तीसरी है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो ये 3 लिस्ट जो है 7वीं अनुसूची में बताई गई हैं और इनमें अलग अलग विषय रखे गए हैं। तो जो विषय यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं उन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो राज्य सूची में विषय रखे गए हैं उन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो विषय समवर्ती सूची में रखे हैं उन पर दोनों केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो व्यापार और वाणिज्य जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो इस पर तो केंद्र और राज्य दोनों
जो है इस पर कानून बना सकते हैं। दूसरा है कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है राज्य सूची का विषय, तो इस पर राज्य कानून बना सकते हैं। तीसरा है डाक और तार, पोस्ट एंड टेलीग्राम, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो डाक और तार सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। बाकी ऑप्शन डी है कारागार, प्रिजन, तो ये भी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये हो गई हमारे इस क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में बात करें तो यह आता है छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो केंद्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। बाकी नगरपालिका बोर्ड, जिला बोर्ड और नगर क्षेत्र, ये तीनों किस में आएंगे, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट्स एट द स्टेट एंड एट द सेंटर, कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य और केंद्र सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है। ठीक है, यानी कि राज्य और केंद्र सरकारों के अस्तित्व के बारे में कौन सा एक विशेषता है जो बात करती है। पहला है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार तो देश के नागरिकों को दिए गए हैं, इनका राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के अस्तित्व से ये संबंधित नहीं है, तो मौलिक अधिकार तो इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा है संसदीय सरकार का रूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो है जिसमें आपके नेशन के दो हेड होंगे, एक रियल हेड होता है जो कि पीएम होते हैं, दूसरे होते हैं नॉमिनल हेड जो कि राष्ट्रपति होते हैं। तो ये भी राज्य और केंद्र सरकारों के अस्तित्व की कोई विशेषता नहीं बताता है। तीसरा है संघीयता या फेडरलिज्म, तो इसमें हो जाएगा ये, क्योंकि फेडरलिज्म क्या बताता है, राज्य और केंद्र सरकारों के बारे में बात करता है कि राज्य में अलग सरकार होनी चाहिए, केंद्र में अलग सरकारें होनी चाहिए और उनके पास शक्तियों का अलग अलग बंटवारा होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा फेडरलिज्म, संघवाद। बाकी धर्मनिरपेक्षता है सेक्युलरिज्म, तो इसमें तो क्या है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म के लोग समान होंगे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गिविंग एंड रिसीविंग डॉरी इन इंडिया इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, कि भारत में दहेज लेना और दहेज देना एक अपराध है। एज ऑफ अगस्त 2022 के अनुसार द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट फॉर द ऑफेंस इज डन अंडर विच सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कि दहेज प्रथा से संबंधित अपराध की जांच और पूछताछ पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किन धाराओं के तहत की जाती है। तो इसमें आती है धारा 174 और 176, 174 एंड 176, कौन कौन सी हो जाएगी, 174 और 176। अगला प्रश्न है विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट असेंबली टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकेम पेपरलेस इन मार्च 2022, कि किस राज्य ने मार्च 2022 में राष्ट्रीय ई विधान आवेदन कार्यक्रम नेवा को लागू करके भारत की पहली पेपरलेस राज्य विधानसभा बनने का दर्जा प्राप्त किया है। कि भारत की पहली पेपरलेस राज्य विधानसभा पूछे हमसे तो कहाँ की होगी, ये है नागालैंड की। नागालैंड ने 2022 में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और पहली पेपरलेस राज्य विधानसभा बन गई है, ये है नागालैंड। अगला प्रश्न है एज ऑफ अगस्त 2022 द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट्स ऑफ विच ईयर गवर्न्स द फाइनेंशियल सिक्योरिटी वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीजन्स। अगस्त 2022 तक कौन से वर्ष का पालक और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा को नियंत्रित करता है। तो पालक और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण अधिनियम ये पारित हुआ था 2007 में। कब हुआ, 2007 में। और इसके तहत क्या कहा गया कि जो भी चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, उनको अपने पेरेंट्स के लिए उनको मेंटेनेंस देना होगा कि वो अपना जो है गुजारा
कर सके ओल्ड एज में, तो उसके लिए आपको क्या देना होगा, एक फिक्स अमाउंट उनको देना होगा। तो बच्चों को तो क्या देना होगा, उनको मेंटेनेंस देना होगा, और सरकार उनके लिए ओल्ड एज होम और मेडिकल केयर की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। तो ये जो एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ये 2007 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस इज इंडियाज लार्जेस्ट म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर लोकल convenes RTA issued the permit to manage 29 routes for the bus service to municipality of Ahmedabad in January. अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा भारत की सबसे बड़ी नगर परिवहन सेवा है जो स्थानीय परिवहन के लिए है। ठीक है। आरटीए ने जनवरी में बस सेवा के लिए 29 मार्गों का प्रबंध करने के लिए अहमदाबाद नगर पालिका को अनुमति दी थी। तो ये अनुमति उन्होंने किस वर्ष में दी थी, तो ये दी थी 1947 में। कब दी, जनवरी 1947, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द पीपल इन द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के संघ शासित प्रदेशों के लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर बोली जाती है गुजराती। कौन सी भाषा, गुजराती, क्योंकि ये जो एरिया है वो गुजरात से टच करता हुआ है, गुजरात से टच करता हुआ एरिया है दमन और दीव का। बाकी इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं उससे भी अगर नहीं भी पता हो तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तमिल एकदम साउथ में पड़ जाता है, तमिलनाडु की लैंग्वेज है। ठीक। उसके बाद मलयालम, तो मलयालम की बात करें, मलयालम भी केरल में है, तो इतना साउथ में जाके उनकी लैंग्वेज तो वो यहाँ पे आके बोलेंगे नहीं। लास्ट ऑप्शन है बांग्ला, बांग्ला बिल्कुल इधर पड़ जाता है, बांग्लादेश में, सॉरी पश्चिम बंगाल में, तो बांग्ला भी वहाँ की लैंग्वेज नहीं हो सकती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, गुजराती। नेक्स्ट है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी established by an act of parliament in which year। मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेडरल कैरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत में सरकार की संघीय विशेषता का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा सकता है। तो संघीय विशेषता में हम देखें, पहला ऑप्शन बता रहा है कि लोगों के अधिकार अन्य राज्य के साथ मिलकर प्राप्त होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय, बिल्कुल यही बात करता है फेडरल कैरेक्टर की, कि आपके देश में बहुस्तरीय सरकार होनी चाहिए, संघ में अलग, राज्य में अलग, और फिर स्थानीय सरकारें अलग होनी चाहिए। तो यही एक फेडरल कैरेक्टर की विशेषता है, संघीय विशेषता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 was enable creditors recovery money from debtors. When did this law get the nod of the president? दिवालियापन और कर्ज पुनर्गठन संहिता 2016 ने कर्जदारों से पैसे वसूलने के लिए लेनदारों को सक्षम किया। इस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो इसको प्राप्त हुई थी मई 2016 में। कब हुई, मई 2016। तो जो ये एक्ट है दिवालियापन और कर्ज पुनर्गठन संहिता 2016, इसका गठन इसलिए किया गया कि जो भी डेटर्स हैं, जिन्होंने जो भी कर्जदार हैं, उनसे पैसे वसूलने के लिए जो लेनदार हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनके हित में या हम कहें उनके फेवर में कुछ इसमें एक्ट बनाए गए थे 2016 में। तो इसको मंजूरी प्राप्त हो गई थी मई 2016 में। कब हुई, मई 2016। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द आरटीआई एक्ट केम इनटू इफेक्ट। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था अक्टूबर 2005 में। और अक्टूबर में कब से, 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ था। और ये पास कब हुआ था, पार्लियामेंट से। उसकी बात करें तो ये 15 जून 2005 को पार्लियामेंट से पास हो गया था और लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 में।
नेक्स्ट है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम आरटीआई एक्ट। ये भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सूचना का अधिकार अधिनियम से मुक्त नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम है वो उन पर लागू नहीं होता है, लेकिन एक ऐसा कौन सा है जिसको उससे छूट प्राप्त नहीं है। तो पहला है एविएशन रिसर्च सेंटर, तो ये जो है आरटीआई से मुक्त है या उससे एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो ये भी आरटीआई से एग्जम्प्टेड है। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये जो है ये आरटीआई से जो है एग्जम्प्टेड नहीं है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्योंकि ये 3 जो हमने देखे हैं कि जो जिन पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है, तो ये एक तरह से सेफ्टी, ये हम कहें कि देश की इंटीग्रिटी या उसकी सेफ्टी के यूज से है, तो उनके उसमें ऐसा नहीं है कि आप आरटीआई लगा के उनसे आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांगे, तो इसलिए इनको आरटीआई से एग्जम्प्टेड रखा गया। क्योंकि हमारी जो भी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, तो बहुत सारी रिसर्च ऐसी होती है जिनको आप सीधे जो डायरेक्ट पब्लिश नहीं की जाती है, बहुत सेफ्टी के हिसाब से, जैसे कि हमारा डीआरडीओ है या इसरो है, तो कुछ नई डिफेंस टेक्नोलॉजी बना रहे हैं या कुछ और रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो वो एक आम आदमी को आरटीआई के थ्रू देना सही बात नहीं है, तो इसलिए इनको आरटीआई एक्ट से एग्जम्प्टेड रखा गया है कुछ डिपार्टमेंट्स को। उसके बाद आगे चले, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू पास ए लॉ टू कर्ब लिंचिंग केसेस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसमें लिंचिंग मामलों को रोकने के लिए कानून पास किया गया। जो मॉब लिंचिंग के मामले होते हैं उनको रोकने के लिए सबसे पहले कौन से राज्य ने कानून पास किया है, तो ये किया था मणिपुर ने। मणिपुर ने 2018 में ये जो एक्ट है वो पारित किया था मॉब लिंचिंग के मामलों को रोकने के लिए। उसके बाद मणिपुर के बाद राजस्थान और वेस्ट बंगाल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ने उसके बाद ये अधिनियम पारित किया गया, तो ये उसके बाद हो जाएंगे कौन कौन से, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, और सबसे पहला राज्य है मणिपुर 2018 में। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। कौन सा पहला राज्य था जिसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू किया। तो सबसे पहले लागू किया था गुजरात ने। कौन से राज्य ने लागू किया? गुजरात। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द शक एरा विद चैत्रा एज इट फर्स्ट मंथ वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द ईयर। शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर जिसमें चैत्र को पहला महीना माना गया को किस वर्ष लागू किया गया। तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक कैलेंडर जो है वो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, और इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। तो 2 जानकारी हमें प्रश्न से मिलती हैं कि राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक कैलेंडर, जो शक संवत पर चलता है। ठीक है, पहला महीना कौन सा है? चैत्र, और चैत्र पहला महीना है तो अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा? फाल्गुन। अब इसको किस वर्ष लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था 1957 में। कब हुआ? 1957 में। और शक संवत चलाया किसने था? शक कैलेंडर है उसको शुरू करने वाला शासक कौन था? तो शक कैलेंडर को शुरू किया था कुषाण शासक। कौन था? कुषाण शासक था कनिष्क। कनिष्क ने 78 एडी में शक कैलेंडर को स्टार्ट किया था। किसने किया? कनिष्क ने 78 एडी में। अगला प्रश्न है इन इंडिया इज एन एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन हु कैन इन्वेस्टिगेट ऑन कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन अगेंस्ट मेल एडमिनिस्ट्रेशन बाय पब्लिक अथॉरिटीज। कि कौन सी भारत में एक एंटी करप्शन संस्था है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए प्रशासनिक कदाचार के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो ये संस्था है लोकपाल। अब इसके लिए अधिनियम बनाया गया था लोकपाल एंड लोकायुक्त, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में। कब हुआ था? 2013 में ये एक्ट पारित किया गया था। तो ये क्या है? ये एंटी करप्शन संस्था है जो कि जो प्रशासनिक कदाचार किए जाते हैं उनके खिलाफ अगर शिकायत करते हैं तो उनकी जांच करने के लिए एक संस्था बनाई गई है लोकपाल एंड लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत।
और फर्स्ट लोकपाल की बात करें तो फर्स्ट लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष। पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जो हैं वो भारत के पहले लोकपाल थे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकायुक्त इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है। तो लोकायुक्त का अर्थ की बात करें तो इसमें हम देखते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक संस्था जो वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी के संबंध में की गई शिकायतों की जांच करती है। इसमें ये जो सब जोड़ा ना वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी, इसमें यही गलत है। वित्तीय क्षेत्र में धोखाधड़ी के संबंध में ये जांच नहीं करती हैं। दूसरा है एक संस्था जो केंद्रीय स्तर पर काम करती है और भ्रष्टाचार के संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी या राजनेता के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच करती है। तो इसमें ये भी गलत है। अगला है एक संस्था जो राज्य स्तर पर काम करती है। लोकायुक्त कहाँ पे काम करते हैं? राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर काम करते हैं और सार्वजनिक सेवकों जो पब्लिक ऑफिसर हैं या किसी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के संबंध में व्यक्तियों की शिकायतों की जांच करती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि लोकपाल कार्य करते हैं केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त होते हैं राज्य स्तर पर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड, अलग आंध्र राज्य के लिए आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है विशाल आंध्र आंदोलन। कि आंध्र प्रदेश राज्य को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था स्वतंत्रता के बाद, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है विशाल आंध्र आंदोलन। और इसी आंदोलन के रिजल्ट में हम कहें तो इसी आंदोलन के रिजल्ट में 1956 में 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया था, जो कि एक तेलुगु भाषी राज्य था। आंध्रा की लैंग्वेज कौन सी है? तेलुगु। और इसको कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 में भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। तो मूवमेंट कौन सा हो जाएगा? विशाल आंध्रा मूवमेंट। अगला प्रश्न, द एक्सप्रेशन आया राम गया राम बिकेम पॉपुलर इन द पॉलिटिकल वोकेबलरी इन इंडिया टू डिस्क्राइब। आया राम गया राम यह शब्द भारत में राजनीतिक शब्दावली में किसे वर्णित करने के लिए प्रचलित हुआ? तो ये हुआ था गयालाल। इसका आंसर तो है गयालाल। ये जो है ये एक कांग्रेस एमएलए थे। जब ये इलेक्ट हुए तो ये सबसे पहले कांग्रेस एमएलए इलेक्ट हुए थे हरियाणा से। कहाँ से? हरियाणा से। इसके बाद इन्होंने जो है अपनी पार्टी 3 बार इन्होंने अपनी पार्टी चेंज करी। कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट बैक में गए, फिर यूनाइटेड फ्रंट बैक से वापस ये कांग्रेस में आए। तो इस तरीके से इन्होंने जो है 3 बार अपनी पार्टी को चेंज किया था। तो उस समय के एक एमएलए थे वीरेंद्र राव। कौन थे? एमएलए थे वीरेंद्र राव। तो इन्होंने इनके कंटेक्स्ट में ये जो एक कहावत यूज़ की कि आया राम गया राम, और उसके बाद से ही ये राजनीतिक शब्दावली में एक यूज़ होने वाली बहुत ही जो चर्चित हम कहें कि एक कहावत है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी गयालाल। इनके कंटेक्स्ट में ये बात कही गई थी और कहा किसने था? एमएलए वीरेंद्र राव ने। नेक्स्ट, हु आर द फेमस इंडियन वुमेन लॉयर्स हु लेड द लीगल बैटल टू स्ट्राइक सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पेनल कोड आईपीसी। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को चुनौती देने वाली प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन थी? तो ये 2 फेमस लॉयर थी। एक तो थी मेनका गुरुस्वामी। कौन थी? मेनका गुरुस्वामी। और दूसरी थी अरुंधति कातजू। तो ये 2 लॉयर थी। इन्होंने जो आईपीसी की धारा 377 है इसको इन्होंने जो है एक तरह से चुनौती दी थी। तो कौन कौन सी लॉयर है? मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति कातजू। नेक्स्ट, हु सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट ऑन 27 अगस्त 1947 आई बिलीव सेपरेट इलेक्टोरेट्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज। कि संविधान सभा की बहस में 27 अगस्त 1947 को मैं मानता हूं कि अलग अलग निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्महत्या जैसा होगा। यह वाक्य किसने कहा था? तो यह वाक्य कहा था गोविंद वल्लभ पंत ने। जब संविधान सभा में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडल होने चाहिए, तो उस समय ये बात कही थी गोविंद वल्लभ पंत ने कि मैं ये मानता हूँ कि अलग अलग निर्वाचक मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्महत्या जैसा होगा। इसमें कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है, व्हेन डिड एन इंडियन चीफ मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया था? तो ये हम बात करें तो ये फहराया गया था 15 अगस्त 1974 में। कब फहराया गया? 15 अगस्त 1974 में। और ये सीएम थे करुणानिधि। कौन थे? करुणानिधि, जिन्होंने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों पर राष्ट्रीय ध्वज राज्यपाल के द्वारा फहराया जाता था। कौन फहराते थे? राज्य के जो गवर्नर होते थे वो जो है ध्वजारोहण करते थे। लेकिन 15 अगस्त 1974 को सीएम करुणानिधि के द्वारा जो है ध्वजारोहण पहली बार किया गया था स्वतंत्रता दिवस पर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास्ड? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था 1973 में। कब हुआ? 1973 में। नेक्स्ट है, इन विच ईयर द ट्रेड यूनियन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया? भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम पारित हुआ था 1926 में। कब हुआ? 1926 में। और ये वर्कर्स के हितों के लिए कि जो लेबर हैं उनसे अनफेयर या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो इस मामले में उनके हितों की रक्षा के लिए जो ये एक्ट लाया गया था 1926 में। अगला प्रश्न है, हु चेयर्ड द कमीशन दैट ड्राफ्टेड द इंडियन पेनल कोड विच वाज इनेक्टेड इन 1860? भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाली आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, जिसे 1860 में लागू किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता की थी थॉमस मेकाले ने। कब की? थॉमस मेकाले। इसकी अध्यक्षता की गई लॉर्ड मेकाले के द्वारा और 1860 में इंडियन पेनल कोड लागू हुआ था। इसमें 23 चैप्टर हैं और 511 इसमें सेक्शन है आईपीसी में। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड मेकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट इन? कि पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? तो पहला लोकपाल बिल भारतीय संसद में 1968 में पेश किया गया था। कब किया गया? 1968 में। इसको पेश किया था डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने। पहली बार जब पेश किया गया तो इसको पेश करने वाले कौन थे? एल.एम. सिंघवी। लेकिन ये पारित कब हुआ? 2013 में। कब हुआ है? 2013 में। ये तो हमने बात की थी अभी कि 2013 में लोकपाल बिल जो है वो पारित हुआ था। लेकिन पहली बार संसद में कब पेश हुआ? 1968 में। और पेश किया गया था डॉक्टर एल.एम. सिंघवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पास्ड विच रेस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस? भारतीय आधिकारिक रहस्य अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था? तो इसको जो है पास किया गया था 1904 में। कब पास किया गया? 1904 में। और किसके द्वारा किया गया था? उस समय वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो भारतीय आधिकारिक रहस्य अधिनियम था 1904 में पारित हुआ था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया था। और उस समय भारत के वायसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान से संबंधित सही है? पहला है, मौलिक अधिकार नैतिक और राजनीतिक दंड होते हैं जबकि निर्देशनात्मक सिद्धांत कानूनी दंड होते हैं। इसमें क्या कहा है कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स वो क्या है? नैतिक और राजनीतिक दंड है, मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। तो ऐसा नहीं है। जबकि निर्देशनात्मक सिद्धांत कानूनी दंड होते हैं, ये क्या है? लीगल सैंक्शंस। तो इसमें उल्टा दिया है। इसमें मौलिक अधिकार तो कानूनी होते हैं, मौलिक अधिकार तो को मिलेंगे ही मिलेंगे, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी वो राज्य के लिए क्या है? एक तरह से डायरेक्शंस हैं। तो ये तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार न्यायिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, ये बात तो ये सही कह रहा है, मौलिक अधिकार जो है वो लागू किए जा सकते हैं, जस्टिसिएबल होते हैं। जबकि राज्य के निर्देशनात्मक सिद्धांत, राज्य के डीपीएसपी गैर न्यायिक होते हैं।
बिल्कुल सही बात है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, आप जैसे कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वो उनको लागू नहीं करवा सकता है, जबकि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को रिट अधिकारिता दी गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। डीपीएसपी जो है एक तरह से डायरेक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ऑप्शन बी इसमें हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकाउंट्स आर केप्ट इन 3 पार्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3, कि भारत सरकार के खाते 3 भागों में रखे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है। तो पहला है कंसोलिडेटेड फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तो भारत सरकार का एक खाता है ही है, ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अकाउंट है इंडियन गवर्नमेंट का। और इसको किससे भरा जाता है, इसमें जो भी फंड आएगा वो कहाँ से आता है, इसमें आएगा आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो भी पैसा आता है वो सब इसमें रखा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड में। लोन जो लिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा वो इसमें रखे जाएंगे, और लोन हमने किसी दूसरे देश को लोन दे रखे हैं वो वापस चुकाए जाते हैं तो वो भी इसी में रखे जाएंगे। तो ये जो फंड है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंड है भारत सरकार का, तो इसमें ये तो अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है सहकारी कोष, कोऑपरेटिव फंड। तो ऐसा कोई भी फंड जो है भारत सरकार का ऐसा कोई फंड नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट भी भारत सरकार का एक अकाउंट है, और ये बात करता है आर्टिकल 266(2) के तहत ये रखा गया है। नेक्स्ट है आकस्मिक कोष कंटिजेंसी फंड। तो ये रखा गया है आर्टिकल 267(1) में, और इसमें 500 करोड़ रुपए की आकस्मिक निधि रखी जाती है। जब इमरजेंसी में यदि फंड की आवश्यकता होती है तो वो कंटिजेंसी फंड या आकस्मिक निधि से निकाला जाता है। और कंसोलिडेटेड फंड की बात करें तो ये है आर्टिकल 266(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का संस्थापक माना जाता है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को, जो कि हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट सीएम भी थे, और इन्हीं के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को जो है एक राज्य घोषित किया गया था 1971 में। कब बनाया गया था, 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश के संस्थापक किसे माना जाता है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन इंडिया। भारत में एंटी डिफेक्शन कानून, विधायक बदलने पर प्रतिबंध, किस वर्ष पारित किया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया था 1985 में। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 52वां संविधान संशोधन 1985। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस वर्ष पारित हुआ, 1985 में। यानी कि दल बदल विरोधी कानून, जो भी एमपी या एमएलए बार बार दल बदल करते हैं उनके लिए, उनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। अगला प्रश्न है, एज ए सोशल रिफॉर्मर गांधी जी बिलीव दैट इंडियंस हैड टू गेट रिड ऑफ सोशल एविल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल एविल। एक सामाजिक सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है अशिक्षा, तो ये तो सामाजिक बुराई है ही। नेक्स्ट है बाल विवाह, ये भी है। थर्ड है अस्पृश्यता, यह भी है। चौथा है महंगाई। तो महंगाई कोई सामाजिक बुराई नहीं है, इन्फ्लेशन ये एक इकोनॉमिक टर्म है, तो इसका सामाजिक बुराई से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दैट प्राइमरीली लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड द। सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन का ध्यान रखता है उसे क्या कहा जाता है। तो जो भी मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन का ध्यान रखती है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। भारत में प्रशासन के 3 भाग किए गए हैं। सरकार के 3 भाग हैं। एक है विधायिका, विधायिका जो कि कानून बनाती है। दूसरी है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो उसका क्रियान्वयन कराती है। जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है उसको लागू करवाने का काम, उसको क्रियान्वयन करवाने का काम किसका है, कार्यपालिका। और तीसरी होती है हमारी न्यायपालिका। तो कार्यान्वयन और प्रशासन का ध्यान कौन रखता है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ऑप्शन डी।
तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। नए क्वेश्चंस लेके आपसे मिलेंगे कल, तब तक इनको अच्छे से रिवाइज करो और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।